Hello students, in last video we have studied ADAS approach and S&I approach. After that we have studied equilibrium level in 3 stages, that is full employment, underemployment and over full employment equilibrium. Our today's topic is short run fixed price analysis of प्रोडक्ट मार्केट. इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. उससे पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज करना होगा. एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई क्या होता है. आप लोगों को +1 में जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डीडी कर्व होता है आपका नेगेटिव स्लोप में होता है और जो एसएस कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप में होता है. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक करता है और वहीं पे किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है. ठीक है. जो इक्विलिब्रियम से ऊपर जो होता है दैट इज एक्सेस सप्लाई एंड जो नीचे होता है दैट इज एक्सेस डिमांड. ठीक है. यहाँ पे क्या होती है, डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है. इसलिए ये सिचुएशन क्या हो गई, ये एक्सेस सप्लाई और ये एक्सेस डिमांड. यहाँ पे डीडी का वो नेगेटिव स्लोप में है क्योंकि हम डिमांड को प्राइस के रिलेशन में पढ़ रहे हैं. अभी जो हमने पढ़ना है वो हमें एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है और हमने आप लोगों को बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो 2 वे से मेजर होती है. कैसे, एक तो इनकम के रिलेशन में और एक प्राइस के रिलेशन में, जर्नल प्राइसेस के रिलेशन में. तो हम यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है. मीन्स हम किसके साथ पढ़ रहे हैं उसको, इनकम के साथ. इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट क्या है. देखो, इन द शॉर्ट रन prices take some time to respond to the forces of excess supply or demand as producer try to update their production plants in the meantime. क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है कि एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड जब होती है तब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन को अपडेट करना पड़ता है according to situation. In case of excess supply, firm plan to produce less in the next cycle in order to avoid accumulation of an inventory. अगर आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, इसका मतलब फर्म ने प्रोड्यूस ज़्यादा कर दिया लेकिन कस्टमर्स ने डिमांड कम की. इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक है. तो अगर आप इस साल भी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री का एक्युमुलेशन हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे, एज ए रेशनल प्रोड्यूसर यू शुड अवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री. सो फर्म्स प्लान टू प्रोड्यूस लेस इन नेक्स्ट साइकिल इन ऑर्डर टू अवॉइड accumulation of inventory. Also an individual firm is very small in relation to entire market. बेटा जो एक इंडिविजुअल फर्म होती है वो पूरी एंटायर मार्केट में तो बहुत स्मॉल पोर्शन में होती है एंड इज नॉट इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. और एक सिंगल फर्म जो होती है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, अफेक्ट कर सके. एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस दैट प्रिवेल इन द मार्केट. तो जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेलिंग है उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्म्स को. प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट. तो क्या रहेगा, प्राइस लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंड इट चेंज कब होगा, ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज
अनेबल टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और सप्लाई। जब इकोनॉमी जो है वो इस इफेक्ट को एलिमिनेट करेगी तभी क्या होगा, जो आपका प्राइस का लेवल है वो चेंज होगा। सो इट इज एज्यूम्ड दैट प्राइस रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। इसलिए हम क्या मानते हैं, जो शॉर्ट पीरियड है उसमें प्राइस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, एंड वेरी इन लॉन्ग रन, और जो लॉन्ग रन है उसमें क्या रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे है, जब आप इक्विलिब्रियम को पढ़ते हो तो यहाँ पे आप क्या लेके चलते हो, एजम्पशन है ये आपकी कि आपकी प्राइसेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके, नाउ in order to derive aggregate demand under fixed price of final goods, it has to be assumed that elasticity of supply is infinite, that is supplier are willing to supply whatever amount of consumer will demand at the given constant price। देखो, आपने कहा कि आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड को डेराइव करोगे तो आप ये एज्यूम करोगे कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इनफाइनाइट है। मीन्स सप्लायर जो है वो उतना सप्लाई करना चाहेंगे जितना कस्टमर डिमांड करेंगे, और जो प्राइसेस है वो क्या रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। इट इज ए नेसेसरी अजम्पशन बिकॉज इफ क्वांटिटी सप्लाइड exceed or falls short of quantity demanded at this time, then price will change because of excess demand और supply। क्या है इसमें कि अगर आपकी, ये आपकी नेसेसरी एजम्पशन है कि जब भी आपकी सप्लाई, जो क्वांटिटी सप्लाइड है या क्वांटिटी डिमांडेड है, उनमें जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो आपकी प्राइसेस क्या रहेंगी, चेंज होएंगी। सो व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, जब हम एग्रीगेट सप्लाई को अगर कांस्टेंट मान लेंगे, देन इक्विलिब्रियम इज सोलली डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड। तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ एडी के द्वारा। वी कॉल इट इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ द कम्युनिटी विच इज मेट बाय कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई। मीन्स इफेक्टिव डिमांड जो है, डिमांड का वो लेवल होता है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। मीन्स ये जो हमने पैसेज पढ़े हैं, 2 पैसेज, इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने एक तो कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारी शॉर्ट पीरियड में जो है प्राइसेस का जो लेवल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया है कि शॉर्ट रन में हमारी जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्या कहेंगे हम, इट हैज टू बी एज्यूम that elasticity of supply is infinite, that is supplier are willing to supply whatever amount consumer will demand at the given constant price। Next is aggregate supply is assumed to be constant, equilibrium is solely determined by the aggregate demand। And last is principle of effective demand tell us that in the short period an economy is aggregate income, employment are determined by the level of aggregate demand which is satisfied with aggregate supply। This is your principle of effective demand। Means principle of effective demand tells us that in the short period an economy's aggregate demand, employment are determined by the level of aggregate demand। मीन्स आपने क्या कह दिया, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी कांस्टेंट है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेगी। ओके, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। नाउ
determination of equilibrium output under fixed price model. Under fixed price model, the equilibrium output of final goods is determined solely by aggregate demand. क्योंकि हमने कह दिया कि फिक्स प्राइस मॉडल है और यहाँ पे जो है फाइनल गुड्स का जो इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स जो है वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? ओनली बाय द एग्रीगेट डिमांड. अब जो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज योर टू सेक्टर मॉडल. सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट सी प्लस डी वाई. अब कांस्टेंट सी ऑटोनोमस कंजप्शन है, बी जो है वो एमपीसी है और वाई यहाँ पे इनकम है. ठीक है, बी जो है वो क्या शो करता है? बी ये शो करता है कि rate at which consumption increases with increase in income, means B shows the slope of consumption function. एंड जो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट आर अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस, मीन्स दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम. आपको बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं टू टाइप के होता है, एक इंड्यूस्ड होता है, एक ऑटोनोमस होता है. तो ऑटोनोमस जो होता है उसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी की जगह पे हम लिख देंगे कांस्टेंट सी प्लस डी वाई. ओके, और जो हमारा आई है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट आई, और वी कैन से बार आई, है ना. तो अब क्या लिखेंगे? एडी की जगह पे हम इन वाली इक्वेशंस को पुट करेंगे. तो हमने क्या लिख दिया? कांस्टेंट सी प्लस डी वाई प्लस कांस्टेंट आई. जो ये कांस्टेंट वैल्यूज है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की, इनको हमने एक साथ लिख लिया, प्लस हमने लिखा बी वाई. ओके, अब देखो ये जो कांस्टेंट ए मीन्स सी बार प्लस आई बार जो है वो क्या हो गया? ए बार हो गया. ए बार क्या है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, मीन्स ये वो वाला एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो अब हमने क्या कहा? एग्रीगेट डिमांड को हम क्या लिख सकते हैं? ए बार प्लस डी वाई. ओके, अब इस चीज को समझो बेटा. नाउ equilibrium level of aggregate demand or national income depends on the value of autonomous expenditure. ठीक है, अब जो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है उसका जो एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या तो आपके ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के ऊपर या फिर एमपीसी और वी कैन से बी के ऊपर. लेट अस डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ फिगर 8.6. आपका 8.6 फिगर में देखो बेटा, ओ एक्स पे आपके पास दिया हुआ है इनकम एंड आउटपुट और ओ वाई एक्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीगेट डिमांड. अब देखो एक 45 डिग्री का एंगल से एक कर्व निकल रहा है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ठीक है, और ये जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व है. आपको पता है कि इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है और इनकम जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी, लेकिन क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमम लेवल है इस वजह से एग्रीगेट डिमांड जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, ये वाई एक्सिस से चलेगी. ठीक है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, सो एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? शिफ्ट हो गई. मीन्स पहले एग्रीगेट डिमांड ये थी एडी एंड नाउ AD1 ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. पहले आपके ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर थे बार A1, अब हो गए बार A2, जिस वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया. अब देखेंगे जो हमारा AD1 है वो AS को कहाँ पे कट कर रहा है? E1 पे. तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब जो जब AD और AS जहाँ पे कट कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये आपकी इक्विलिब्रियम इनकम थी या फिर आउटपुट था. अब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो आपका क्या हो गया? इनकम का लेवल और आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज हो गया. तो देखो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखा, देखो एज सीन इन द डायग्राम व्हेन autonomous expenditure in the economy is constant A1, the AD line intersect the 45 degree line
at point E. So point E is determined as the equilibrium point at which equilibrium output is OY. तो यहाँ पे जो है, जब आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है वो बार A1 है, वहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कितना है, OY है. However, if autonomous expenditure increases from bar A1 to bar A2, the aggregate demand line will shift to AD1. जो AD लाइन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, AD1 पे, due to increase in autonomous expenditure. Now EG is the amount of excess demand. जो आपका EG पॉइंट है वो आपको क्या शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है. देखिए यहाँ पे पहला आपका डिमांड कितनी थी, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई कितनी, ज्यादा हो गई. दिस इज योर एक्सेस डिमांड. नाउ पॉइंट E विल नो लॉन्गर प्रेजेंट द इक्विलिब्रियम लेवल. तो जो पॉइंट E है वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड व्हेन न्यू एग्रीगेट डिमांड लाइन दैट इज AD1 intersect the 45 degree line. This occurs at point E1. तो कहाँ पे ये AD1 जो है वो S को कहाँ पे कट कर रही है, E1 पे. It is the new equilibrium point. The new equilibrium output and aggregate demand will be determined at OY1 and AG respectively. तो जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या हो गया, OY1 हो गया, और एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो गई, AD1 हो गई. तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर. अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जो कि आपका CBSE सैंपल पेपर 2018 से लिया गया है. ठीक है, एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने से पहले जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार बिल्कुल समराइज करते हैं. देखो, हमने कहा AD इज इक्वल टू C प्लस आई होते हैं. ठीक है, C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट C प्लस DY. C क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन C बार, एंड B क्या होता है, स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन. यहाँ पे जो I है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. नाउ AD की जगह पे हम क्या लिखेंगे, C बार प्लस DY प्लस I बार. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, AD और जो कांस्टेंट C और कांस्टेंट I है उनकी वैल्यूज को एक साथ लिख लिया प्लस DY. ये क्या हो गया आपका टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. किससे डिनोट करेंगे इसको, A बार से. A बार इज इक्वल टू C बार प्लस I बार. ठीक है, तो C बार और I बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A बार प्लस BY. ठीक है, अब हम कहेंगे इफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम A बार A1 बार टू A बार 2, देन एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी शिफ्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट विल बी शिफ्ट. ओके, तो इस तरीके से क्या होंगे, सभी चीजें जो है वो शिफ्ट होंगी. क्या क्या, आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया, और जो आपका आउटपुट का लेवल था वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब हम जो एग्जाम्पल है इसको अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंटी डिमांड. एक्स एंटी डिमांड को हमें एस्टिमेट करना है व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इज ₹50 करोड़. जब आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कह सकते हैं हमने कहा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है, और वी कैन से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मीन्स कांस्टेंट A प्लस कांस्टेंट I. कितनी वैल्यू दे रखी है इनकी, 50 करोड़ दे रखी है. आफ्टर दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, MPS दी हुई है. तो हमें पता है MPC प्लस MPS क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, MPC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, 1 माइनस 0.2. सो
MPC is equal to 0.8. Okay, now how we calculate aggregate demand? देखो हम क्या कहते हैं, AD इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने पहले लिखा था कांस्टेंट C प्लस BY, ये हमने लिखा था C की जगह पे, ठीक है, और प्लस हमने क्या लिखा था I, और I क्या बताया था हमने, कांस्टेंट बताया था, ठीक है। अब हमने क्या कहा, AD इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, कांस्टेंट C प्लस कांस्टेंट I, और वी कैन से C बार प्लस C I बार, ओके, और ये क्या होता है आपका A बार के इक्वल होता है, ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस BY, और B आपने एस्टिमेट कर ही लिया, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू क्या है आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 50 करोड़, दिस इज 50 प्लस B कितना है आपका 0.8, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/10 लिख लो, पॉइंट को हटा दीजिए आप, और आपकी इनकम का लेवल कितना है 300 करोड़, ओके, तो यहाँ पे आपने 300 करोड़ को पुट किया वैल्यू को, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये आ गया 240 प्लस 50, सो योर एग्रीगेट डिमांड इज 50 प्लस 240, दैट इज 290 करोड़, ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स एंटी aggregate demand. Okay, in next video we will understand the concept of investment multiplier. So आज के लिए इतना ही है कि आपको ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है उसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।